नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री, कंट्रोल रूम। सबसे पहले हेमंत जी को लाइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई आपका। आखिरकार बड़े लंबे इंतजार के बाद मोदी जी को कनाडा से फोन आ ही गया। फोन आने के बाद बड़ी विचित्र स्थिति है। जश्न भी भक्त ढंग से नहीं मना पा रहे हैं। पहली बार हुआ है कि विदेश से आका के लिए, साहब के लिए फोन आया और भक्त एंजॉय नहीं कर पा रहे। भक्त कंफ्यूज है, भक्त डरे हुए हैं और भक्तों को पसीना आ रहा है। भक्तों को यह संदेह है कि कहीं कॉर्नी ने मोदी को कनाडा बुला करके कोई खेल तो नहीं कर दिया है, फंसा तो नहीं दिया है मोदी जी। और ये क्यों उनके मन में संदेह है, ये हम आपको बताएंगे। बहुत सारे भक्त भी आएंगे, कहेंगे जब मोदी को नहीं बुलाया था तो भी आपको दिक्कत थी, मोदी को बुला लिया तब भी आपको दिक्कत था। हमारा काम ही यही है, नहीं बुलाया था तो दुनिया में हम कहां जा रहे थे उस पर हमारा विचार था। बुला लिया है तो मोदी जी कहां जा रहे हैं उस पर विचार है। और मोदी जी जा रहे हैं तो वहां क्या क्या हो सकता है। आखिर ये मेरी व्यथा नहीं है, मेरी चिंता नहीं है, ये चिंता भक्तों की है और गोदियों की है। वही चिंता हम आपके सामने रखने आए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जरा नरेंद्र मोदी का ट्वीट आप देखिए, जो ट्वीट उन्होंने किया, और टाइमिंग देखिएगा, दोनों देखिए, सब कुछ साथ साथ देखिए। मोदी जी कितने व्याकुल थे, कितने उतावले थे कि फोन करने वाला नहीं बताया, फोन करने वाले ने 4 घंटे बाद बताया। उससे पहले मोदी जी आए कि हमको बुला लिया, हमको बुला लिया, हमको बुला लिया। देखिए, glad to receive a call from Prime Minister Mark J. Carney of Canada, congratulated him on his recent election victory and thanked him for the invitation to the G7 summit in Kananaski later this month. As vibrant democracies bound by deep people-to-people ties, India and Canada will work together with renewed vigor, guided by mutual respect and shared interests. Look forward to our meeting at the summit. ये मोदी जी ने टाइमिंग देखी, 6:30, 6 जून को 6:30 पर शाम में ट्वीट किया। फोन करने वाले ने कब किया, जरा मार्क कॉर्नी का ट्वीट लाइए। मार्क कॉर्नी ने 10:52 पर, यानी 4 घंटे 22 मिनट बाद ट्वीट किया। 4 घंटे 22 मिनट बाद ट्वीट किया कि हाँ, मैंने मोदी को फोन किया था। I spoke with Narendra Modi today on the long-standing relationship between Canada and India, including deep people-to-people ties and significant commercial links. Importantly, we agreed to continue law enforcement dialogue and discussions addressing security concerns. अब देखिए, बहुत सिंपली G7 की बात हो गई। फंसने वाली बात कहां शुरू होती है, उसमें सिर्फ बात हुई थी कि विगर, मतलब हम नई ऊर्जा के साथ फिर और मजबूती से जुड़ेंगे। यहां देखिए, उन्होंने G7 की तो चर्चा नहीं की, नीचे एक अटैचमेंट डाल दिया था खबर की। मुख्य उनका क्या है कि मैंने बात किया पीपल टू पीपल टाइज, सिग्निफिकेंट कमर्शियल लिंक्स, उनका भी कमर्शियल इंटरेस्ट है। लेकिन इंपॉर्टेंटली वी एग्री टू कंटिन्यू लॉ एनफोर्समेंट डायलॉग एंड डिस्कशंस एड्रेसिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स। जो आरोप भारत पर लगे थे ट्रूडो के समय में, उन आरोपों पर आज भी कनाडा और कॉर्नी लगातार कायम है और उसको मजबूती से आगे बढ़ाने को लेके मोदी से बात किया। मोदी जी ने बताया नहीं आपको, भक्तों को। हटा दीजिए, पहला पॉइंट ये था। अब हटाइए इसको, अब आइए अगला। अगला थोड़ा सा, बस 1 मिनट लूंगा, 1 मिनट हेमंत भाई। अगला लाइए, ये देखिए, मोदी सपोर्टर्स ऑन 2 जून। ये एक किसी साथी ने बनाया है, बड़ा अच्छा। इसका मैं सबूत आपको दिखाऊंगा। ही विल नेवर गो टू कनाडा G7 समिट। ये मोदी के समर्थक यानी भक्त जिनको कहते हैं, वो 2 जून को जो उनका रिस्पॉन्स था वो इस टाइप का था, ही विल नेवर गो टू कनाडा G7 समिट। मोदी ऑन 6 जून, मोदी जी हमेशा भक्तों को मुंह पे
क्या क्या करते हैं आगे समझिए। 6 जून को मोदी जी कहे, ऑनर्ड टू अटेंड कनाडाज G7 समिट। सोचिए भक्तों क्या हाल हुआ। इवन यूएनओ रिवर्स कार्ड्स आर नॉट दिस फास्ट। चलिए इसको आगे बढ़ाइए। अब हटाइए इसको। अब मैं गोदी मीडिया के एक स्तंभ के बयान जो उन्होंने बोला था, इंग्लिश में बोला था, उसका हिंदी ट्रांसक्रिप्ट ला रहा हूं। और उनको तो कतई नहीं दिखा सकते क्योंकि वो उस पूरे समूह जो चैनलों बंद करवाने के समूह की अगुआ है, हम जैसे लोगों को मुंह बंद करवाने। नाम है स्मिता प्रकाश, ANI को लीड करती है। उन्होंने क्या बोला था वो क्लिप बड़ा मुश्किल से ढूंढ के निकाले हेमंत भाई, जरा हिंदी में उसका अनुवाद हमने करवाया है। शब्द हो सकता है एक आध आगे पीछे हो हिंदी अनुवाद में, लेकिन भाव समझिएगा। स्मिता प्रकाश, एडिटर इन चीफ ANI, बीते 6 सालों में पहली बार G7 समिट अटेंड नहीं कर रहा है भारत। 2025 का ये समिट कनाडा होस्ट कर रहा है, जो कनाडा के अल्बर्टर में 15 जून से 17 जून के बीच सुनिश्चित है। लेकिन नई दिल्ली को अब तक निमंत्रण नहीं मिला है और अब अगर ये आता भी है तो संभव नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी वहां जाएंगे। कनाडा अब सल्किस्तानी की तरह व्यवहार कर रहा है, ठीक उसी तरह जैसे किसी बड़े भारतीय विवाह समारोह में किसी प्रभावशाली रिश्तेदार को न बुलाकर उसे अपमानित करने की कोशिश करना। ये हम कुछ नहीं बोल रहे हैं ना, हेमंत भाई बोल रहे हैं भैया, ये बोल रही है स्मिता प्रकाश। G7 क्या अभी भी महत्व रखता है? सुन लीजिए बस, पेट में न दर्द हुआ भक्त तो कहिएगा। G7 क्या अभी भी महत्व रखता है? आखिर G7 क्या है? ये विश्व के 7 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले समूहों देशों का समूह है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, जर्मनी, कनाडा, ये सातों देश हर साल एक साथ बैठते हैं और वैश्विक नीतियों पर बात करते हैं। इन बैठकों में अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और पर्यावरण पर बात करते हैं और डिसाइड करते हैं कि किन देशों पर दबाव बनाना है ताकि वो G7 के आधिपत्य को चैलेंज न कर सके। भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन 2019 से इसे बाहरी सहयोगी के तौर पर लगातार निमंत्रण मिल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी हर बार इसमें शामिल होते रहे, व्यक्तिगत तौर भी या फिर वर्चुअली भी, लेकिन इस बार ये पैटर्न टूट रहा है। आज G7 की उपयोगिता पर कई सवाल उठने लगे हैं और क्या किसी ऐसे समूह की कल्पना भी की जा सकती है जिसमें भारत या चीन नहीं है? राष्ट्रपति ट्रंप ने भी G7 को आउटडेटेड कहा था और इसके विस्तार पर जोर देते हुए भारत, ऑस्ट्रेलिया, रसिया और साउथ कोरिया को इसमें शामिल करके G10 या G11 बनाने की सलाह दी थी 2020 में। उसके बाद पैंडेमिक हुआ और फिर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया। अब सवाल यह है कि भारत को आखिर इस साल क्यों इनविटेशन नहीं मिला? कनाडा ने इस बार अपनी आधिकारिक मेहमानों की कोई सूची जारी नहीं की। ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन के अलावा दूसरा, 2023 से भारत और कनाडा के बीच रिश्ते भी खराब चल रहे हैं, खास तौर पर तब से जब कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भारत पर हरदीप निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था, जो कि एक खालिस्तानी आतंकवादी था। नई दिल्ली ने उन आरोपों को तथ्यहीन और भ्रामक बताया था और डिप्लोमेसी रिश्ते काफी कमजोर हो गए, बातचीत भी बंद हो गई। अब कनाडा की नई सरकार बनी, प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के नेतृत्व में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर के बीच बातचीत हुई, लेकिन रिश्ते नहीं सुधरे। कांग्रेस पार्टी ने अब इस पर रिएक्शन देना शुरू कर दिया है और G7 में न बुलाए जाने को भारत की विफल विदेश नीति करार देने लगी है और इसे मनमोहन सिंह से तुलना करते हुए बताने लगी है कि डॉक्टर सिंह को 5 G8 समिट में बुलाया गया था रूस के निलंबन से पहले। कांग्रेस मोदी सरकार पर विदेशों में भारत की साख गिराने का आरोप लगा रही है। अब ये समझते हैं कि हमने अवसर खो दिया है या फिर से ये एक रणनीति है। हाँ, ये सच है कि G7 में शामिल होना मैटर करता है। क्लाइमेट, AI, सप्लाई चेन पर बात जरूर होती है और भारत इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर पर बात करने और खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करने के लिए कर सकता था। क्या ये कोई सेटबैक है? हो सकता है, लेकिन कोई रणनीतिक आपदा नहीं, क्योंकि भारत आज के दिनों में किसी और की मेज पर बैठने के लिए कुर्सी का इंतजार नहीं कर रहा है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि निमंत्रण मिलने के बाद भी हो सकता है कनाडा की वजह से भारत खुद नहीं जाता। ऐसे में भारत का G7 में इस साल शामिल नहीं होना
अचंभित जरूर करता है, लेकिन यहाँ दुनिया खत्म नहीं होती, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। और ऐसे में क्या भारत के प्रधानमंत्री का कहीं बाहर जाना ठीक है? मालदीव वो जा सकते हैं क्योंकि वो पड़ोसी है। याद कीजिए प्रधानमंत्री जब सऊदी अरब में थे तभी पहलगाम हुआ था। स्मिता प्रकाश ने इतना बोल के फंसा दिया। ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है ना हेमंत भाई? आपके पास कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है कि बंद हो गया? अब कैसे जाएंगे? या तो जाने पहले कह दे कि अब बंद करके जा रहे हैं। अभी तक तो हर चुनाव मंच से कह रहे हैं कि कंटिन्यू है। अभी और फंसे हैं, लेकिन वो बहुत चर्चा का विषय नहीं है क्योंकि उसकी हम भर्त्सना करते हैं। ऐसे आतंकियों को हम साथ बिल्कुल नहीं होंगे। हमारे लिए देश हमारा महत्वपूर्ण है, लेकिन वो हेडलाइन भी दिखाएंगे हम आपको। न्यूज जरूरी है आप तक, लेकिन अभी सिर्फ चर्चा करते हैं। हेमंत भाई, इनका क्या होगा भक्तों का? मोदी जी और इनमें कौन सही है? मोदी जी 4 घंटे 22 मिनट पहले इतराने लगे और ये कह रही है जाएंगे नहीं, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए ये जो कुछ आपने सुनाया, ये मोहतरमा, ये बीजेपी की कहने को तो कोई एजेंसी चलाती है, न्यूज एजेंसी, लेकिन अगर आप ये सही मायने में कहें तो जो मोदी जी की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है उसकी ये प्रमुख अगुवा है। अगर उसको कुछ रूप में देखें तो इनके योगदान को देखते हुए पिछले 11 साल में आप कह सकते हैं कि जितना योगदान अमित मालवीय जी का है उससे कम इनका भी नहीं, शायद थोड़ा बहुत ज्यादा ही होगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल दूर तक मार करती है, उनकी मार केवल भारत तक सीमित है। इन्होंने कहा कि साहब G7 का कोई रेलेवेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं जाएंगे, ऑपरेशन सिंदूर चालू है, जो भी तर्क और कुतर्क। बेसिकली क्या है, एक चीज देखनी पड़ेगी आपको, इन 11 सालों में एक ही सिस्टम डेवलप हुआ है और वो इकोसिस्टम है कि किसी भी चीज को मोदी के पक्ष के अंदर कैसे उसको मैनिपुलेट करना है। बुला लिया तो G7 महान है, अगर नहीं बुलाया तो G7 इररिलेवेंट। ये सब चीजें हमारे लिए बहुत छोटी चीजें हैं आशीष भाई, असली सवाल कुछ और है और हम सीधे मुद्दे की ही बात करेंगे। मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि ट्रंप ने, देखिए वहां पर आप जो है जा रहे स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर, आप G7 के मेंबर नहीं है, तो वहां के जो डेलिब्रेशंस होते हैं वहां आप डायस पे देखते जरूर है, लेकिन आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन उस रूप में नहीं होता जैसा रेगुलर मेंबर्स का होता है। आप केवल सुनते हैं, भागीदारी एक्टिव नहीं होती, पैसिव होती है तमाम मसलों को लेकर के, बोलते नहीं, आपका कोई भाषण नहीं। ऐसे में आपको पता है बड़बोले ट्रंप भी वहां पर होंगे। मेरी चिंता केवल क्या है, हमारा अब तक का जो सरकार ने कहा हमने मान लिया कि भाई सॉवरेनिटी का मामला है, और मोदी जी को जो कुछ मोदी जी ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा कि भाई ठीक है पाकिस्तान का कुछ नहीं, ये नहीं, हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं, इधर उधर से कहलवा रहे। अब मेरी चिंता ये है कि अगर मान लीजिए वहां पर ट्रंप को तो पता ही आपको, उनको कोई रोक नहीं सकता, उनकी तो कैसेट चलती है और प्री प्रोग्राम्ड सारे का सारा उनका सॉफ्टवेयर है। अगर वहां उन्होंने डायस पे या साइडलाइंस पे ये बोल दिया मोदी जी के मुंह पर कि सीज फायर मैंने नहीं कराया था, ट्रेड का मैंने इनको बताया, ये किया वो किया, फिर मोदी जी क्या करेंगे? और इसमें आप हैरान मत होइए, अचंभा मत करिएगा, ये मोदी के साथ 12-13 फरवरी को ट्रंप व्हाइट हाउस के लॉन में कर चुके हैं। हाँ। जब उन्होंने ब्रिक्स का जो था डॉलराइजेशन का, उस पर साफ साफ कहा, फिर भारत के टेरर को लेकर के उन्होंने टिप्पणी की और तमाम ऐसी बातें कही, और ये भी कहा कि मैंने मोदी जी को साफ बता दिया था कि टैरिफ के बारे में मैं कुछ नहीं सोचता, और उसी के ऊपर बातचीत हो रही थी। तो मोदी जी ने तो कोई जवाब नहीं दिया था उस समय। मेरी केवल सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर ट्रंप ने, और जो वो कह सकते हैं वो कहने में सक्षम है, वो 11 बार कह चुके हैं, वो बार भी कह देंगे, क्या पता उससे पहले भी एक आध बार कह दे, यू नेवर नो। उनको तो आत्ममुक्त ताकत लेवल उनका भी तो बहुत दूसरा है ना, जो सेल्फ ऑब्सेशन है ट्रंप का कोई मोदी जी से कम नहीं, ज्यादा है। अगर उन्होंने साइडलाइंस पे कहीं बोल दिया या मोदी जी की उपस्थिति में बोल दिया, फिर मोदी जी क्या करेंगे? क्या मोदी जी उनकी आंखों में आंख डाल करके ये कह देंगे कि नहीं आप ये बात सब करना बंद कीजिए और हमने और पाकिस्तान ने मिलकर सीज फायर किया? मुझे इसमें बहुत गंभीर शक है। अगर ट्रंप ने ये कह दिया फिर क्या फेस बचेगा? और ये मैं ये मानता हूं कि आमतौर पर वहां जो मसले हैं वो प्री डिटरमाइंड होते हैं सारे के सारे, कि इस पर बात होगी, इस पर बात होगी। मेन बातचीत भी होती है सारे मेंबर्स की, और साइडलाइंस पे आपको पता है ट्रंप तो बहुत शौकीन है, मीडिया लेकर के चलते हैं। व्हाइट हाउस से बाकायदा एयरफोर्स 1 आएगा, उसमें आने से पहले वाइट देंगे, वहां पे वेन्यू पे देंगे अल्बर्टा में, और उसके बाद जाते टाइम फिर देंगे। कोई भरोसा नहीं कि वो ये बात ना कहे कि मैंने ये सीज फायर कराया था और टैरिफ को लेकर के कराया था। फिर मोदी जी क्या करेंगे? मेरी चिंता केवल इतनी है, फिर सॉवरेनिटी का क्या होगा, फिर राष्ट्रवाद का क्या होगा, फिर 56 इंच का क्या होगा, फिर ग्लोबल लीडर का क्या होगा, फिर विश्व गुरु का क्या होगा?
और ये चिंता वैसे नहीं, ये जायज चिंता है, ये नाजायज चिंता नहीं, क्योंकि ट्रंप का इतिहास देखते हुए और मोदी जी की चुप्पी का इतिहास देखते हुए, और ज्यादा पुराना नहीं है, 12-13 फरवरी का ही है, सारी दुनिया ने देखा, कैमरास के ऊपर लाइव था, पूरी दुनिया बड़ी उत्सुकता से देख रही थी क्या मोदी जी जवाब देंगे। ब्रिक्स के सदस्य थे, ट्रंप ने क्या कहा कि ब्रिक्स को घुटनों पे लाद मारना, ब्रिक्स भीख मांगेगा, डीडॉलराइजेशन का सवाल ही नहीं, और किस तरीके से वो एग्रेसिव थे, जबकि मोदी जी इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स, हम भारत तो उसमें ब्रिक्स का एक मेंबर, तब उन्होंने ये सब बातें की, तो मोदी जी ने उसका जवाब नहीं दिया था। अब अगर मान लीजिए सीज फायर पे कुछ बोल दिया तो फिर हमारी क्या पोजीशन होगी। मेरी चिंता केवल इतनी है, और जो कि वाजिब चिंता है, मोदी जी जाए बड़ी अच्छी बात है, वहां पर हाई टेबल के ऊपर हमारी मौजूदगी जरूरी है। और कार्नी ने बिल्कुल साफ साफ कहा, देखिए कार्नी के ऊपर वहां पे जो सेपरेटिस्ट है खालिस्तानी और तमाम तरह के, उन्होंने प्रेशर बनाने की कोशिश की, लेकिन कार्नी ने दो टूक कहा जो कि सच्चाई। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, नंबर 1, 5वीं या 4थी सबसे बड़ी अपनी अर्थव्यवस्था है, और दुनिया की सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए उनको बुलाया जाना जरूरी है वाजिब। इस बात को तो हम पहले से ही कह रहे हैं। सवाल केवल इतना है कि जब आप वहां पर एक्टिव मेंबर नहीं है, तो अगर ट्रंप ने वहां बोल दिया तो आप क्या करेंगे। मोदी जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, ट्रंप का कभी जवाब भी नहीं देते, फिर क्या होगा। एक दूसरा महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि अब जब पाकिस्तान वाला जो घटनाक्रम हुआ, चाहे वो पहलगाम वाला हुआ, चाहे आपका ये ऑपरेशन सिंदूर वाला हुआ, आपने कह दिया ऑपरेशन इज ऑन गोइंग। स्मिता प्रकाश कोई बहुत बात करने लायक ऐसी हस्ती नहीं जिसके ऊपर हम अपना समय खराब करें, कोई कतई जरूरत नहीं। वो प्रोपेगेंडा टूल है, तो लेट कंटिन्यू विद आवर वर्क, हम अपना सीरियस काम करते रहे। सवाल आशीष भाई है कि इस बार जब मोदी जाएंगे तो क्या इस बार भी वही ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स किया जाएगा भारत के कीर्तन मंडली के द्वारा, जो चैनल्स जाएंगे 3 दिन पहले मोदी 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 सड़कों पर दिखाएंगे और दिखाएंगे, क्या मोदी इस बार ये करेंगे या इससे बाज आ जाएंगे। सवाल ये है, क्योंकि वहां पर तो आप रेगुलर मेंबर नहीं हो, 7 राष्ट्र दूसरे हैं, आप स्पेशल इनवाइटी हो। देखने वाली बात मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि क्या, पहला सवाल ये कि ट्रंप क्या सीज फायर का दोबारा से श्रेय लेंगे, पहला सवाल। दूसरा, क्या हमारी विदेश नीति जो 11 साल से मूल है कि व्यक्ति केंद्रित है, मोदी केंद्रित विदेश नीति है, उसके बाद क्या मोदी जी की इस बार भी मोदी मोदी मीडिया कराएगा, डंका बजेगा वहां पर, या मोदी जी किसी गंभीर काम के लिए जाएंगे। और अगर मान लीजिए ट्रंप ने कोई श्रेय लेने की कोशिश की, तो क्या 2 टूक उनकी आंखों में हाथ डाल के कहेंगे कि नहीं, पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया था और हमने बात करके किया, आपका कोई रोल नहीं। ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर देखिए, मोदी जी ने कहा कि मैं जाने को बड़ा उत्सुक हूं, अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, तमाम वर्ल्ड लीडर आ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर ये कहीं बैकफायर हो गया, ट्रंप ने अगर ये बोल दिया, फिर बीजेपी के पास भागने की भी जगह नहीं बचेगी, क्योंकि अभी तक वो अपने देश में कह चुके, ओवल ऑफिस में, कतर में जाके कह चुके, यूएई में जाके कह चुके, एयरफोर्स 1 में कह चुके, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के सामने कह चुके, सऊदी अरब के प्रिंस, क्राउन प्रिंस के सामने कह चुके, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल। तो अगर उन्होंने मोदी जी के सामने कह दिया, और पुतिन से फोन पे कह चुका, पुतिन से कह नहीं चुके, पुतिन एंडोर्स कर चुके, रशिया ने पहली बार एंडोर्स किया। ये महत्वपूर्ण बात है जिसपे आप कल जिस बात पर हम चिंतित थे, उसने एंडोर्स किया कि हाँ, उनका रोल पर्सनल भूमिका थी, ट्रंप के एडवाइजर, उसने पुतिन के एडवाइजर ने ये कह दिया, ये कोई छोटी बात नहीं। जहां तक इन भगत मंडली का सवाल है, इनका कोई रेलेवेंस नहीं बचा है। 2 जून को बिल्कुल ठीक आपने कुछ कह रहे थे कि क्या G7 है, क्या ये कोई रेलेवेंट है, अब वहां मोदी जी जाने को उत्सुक है। तो इस इकोसिस्टम ने बेसिकली यही किया है कि एक ही बात को ये 2 तरीके से कह सकते हैं, एक निमंत्रण ना आने की सूरत में, एक निमंत्रण आ जाने की सूरत में। मेरा और आपका काम केवल ये है कि अब चूंकि मोदी नहीं जा रहे थे, तब की चिंताएं थी, तब हमने उसमें बातचीत की। अब मोदी जी जा रहे हैं, अब जो सवाल मुंह भाए खड़े हैं उसकी बातचीत करना हमारा धर्म है, पत्रकारिता का काम ही है। अब जो चीज मैं आपको कह रहा हूं वो बहुत गंभीर सवाल है कि क्या मोदी जी पहली बार एक गंभीर डिप्लोमेसी की तरफ कदम बढ़ाएंगे। पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहलगाम के बाद वो बाहर जा रहे हैं, यहाँ ये वर्ल्ड लीडर है, इनसे साइडलाइंस पे क्या वो बात करेंगे कि पाकिस्तान ने क्या किया है। अभी तक पहलगाम की निंदा सबने की, लेकिन पाकिस्तान की भूमिका पर किसी देश ने कुछ नहीं कहा। तो क्या मोदी जी साइडलाइंस पे, क्योंकि मुख्य में तो बोलना नहीं, उनको स्टेज पे तो बोलना नहीं, सब लीडर्स से साइडलाइंस पे बातचीत होती है। क्या उनकी ट्रंप से बातचीत होगी साइडलाइंस के ऊपर, क्या उनकी कार्नी से साइडलाइंस पे बातचीत होगी, ये सारे सवाल है। और जो ट्रंप का टेम्परामेंट है वो सारी दुनिया ने देखा कि अब तक किस किस वर्ल्ड लीडर के साथ वो क्या क्या कर चुके हैं। इट स्टार्टेड विद जेलेंस्की, सबसे पहले ओवल ऑफिस के अंदर सरेआम पूरी दुनिया ने कैमरों के ऊपर देखा।
उसके बाद आपने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने तो यही तक कह दिया कि मेरे पास आपको देने के लिए जहाज नहीं। देखा मोदी जी के सामने ब्रिक्स के बारे में जो कुछ कहा, डीडोलराइजेशन के बारे में जो कुछ कहा। पिछली टर्म अगर आपको ध्यान हो, ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे सबसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी के लोग थे, कितना एब्रप्टली उनका फोन काट दिया था, बात करते करते फोन काट दिया। यार ही इज नॉट योर सबऑर्डिनेट, इज हेड ऑफ स्टेट। तो वो ये कर चुके हैं मर्कुरियल काम इस तरीके के। उससे पहले जर्मनी की मॉर्कल के बारे में जो चांसलर थी, तब क्या कहा था, भाई किसी व्यक्ति को मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, किसी ने रिकॉग्नाइज किया है, ट्रंप को क्या पड़ी कि शी डजंट डिजर्व इट। तो वो बेसिकली किसी के बारे में भी कुछ भी कहने के आदी हैं। दिक्कत आशीष भाई क्या है कि जैसे मनमोहन सिंह जी थे या दूसरे तमाम प्रधानमंत्री थे, वो इमीडिएटली इम्प्रॉम्प्टू जवाब देते थे तत्काल मौके के ऊपर। और मोदी जी के हम तमाम उदाहरण देख चुके हैं, चाहे ओवल ऑफिस के अंदर हो चाहे बाहर की ब्रीफिंग हो। पहली बात तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब में भरोसा नहीं करते। वहां भी अगर सवाल जवाब करते हैं तो वहां पर टेलीप्रॉम्प्टर लगा होता है। टेलीप्रॉम्प्टर में तो वो सवाल का जवाब नहीं, जो इम्प्रॉम्प्टू पूछा जाता है। वो आपने अडानी के मामले में देखा। तो असली चिंता भारत की है कि आप जाइए, बड़ी अच्छी बात है, पार्टिसिपेशन कीजिए, लेकिन अगर ट्रंप इस तरह की चर्चा करे तो आप उनका मुंह पर ताल ठोक कर जवाब दीजिए। एक दूसरा, जो आपने 11 साल में नहीं किया कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने की हमारी सदा से पॉलिसी रही है टेररिज्म को, क्या आप सातों देशों के जो राष्ट्रपति हैं उनसे साइडलाइंस पर इस मामले को उस सीरियसनेस से लेंगे जो ये डिजर्व करती है। आप देखिए, इसके बाद जब ये हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद, आपने 51 एमपी भेजे, 33 देशों में भेजे, उनका क्या असर हुआ आपने देख लिया। ट्रैक वन डिप्लोमेसी स्टार्ट्स विद द प्राइम मिनिस्टर। उनके लिए बहुत बढ़िया बेहतरीन अवसर है कि ये सातों देश के जो डेवलप्ड नेशंस हैं इनके हेड ऑफ स्टेट्स को बताएं कि साहब आप उनकी साइड मत लीजिए, पाकिस्तान का ये डोजियर लेके जाएगा, विदेश मंत्री भी होंगे वहां पर। तो ये सारी चीजें बेसिकली है कि भारत का जो अब तक मोदी जी नहीं कर पाए, मुझे लगता है अब सीरियस डिप्लोमेसी की जरूरत है। और ये एक ऐसी टेस्ट होगा G7 कि वो साइडलाइंस पर क्या करते हैं और भारतीय मीडिया क्या इस बार मुद्दों की कवरेज करेगा या इस बार भी मोदी बैशिंग करेगा जो वो करते हैं 11 साल से। पूरे देश की, पूरी दुनिया की निगाहें इस पर होंगी। क्या हमने अपनी नाकामियों से, अपनी विफलताओं से सबक सीखे या नहीं सीखे, ये सबसे बड़ी कसौटी। खैर, इसमें दो तीन बातें हैं बड़ी महत्वपूर्ण। एक तो आपने कहा कि ट्रंप को क्या जवाब देंगे। ट्रंप और जिनपिंग, ये दो ऐसे करेक्टर, दोनों दो ध्रुव हैं, दोनों का नाम मोदी जी की जुबान पे नहीं आता है, दोनों का नाम नहीं। ये बड़ा अद्भुत है। दूसरी बात, इस बार कनाडा में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है, इस बार कनाडा में देखना होगा कि भारत की मीडिया क्या लिखती है, नहीं कनाडा की मीडिया क्या लिखती है। क्योंकि कनाडा की मीडिया ने जब भारत और कनाडा के संबंध खराब हुए तो बहुत कुछ लिखा था। तीसरी बात, सबसे गंभीर जो विषय जो अभी आया है चर्चा में, वो ये है कि अगर इस बार ऑप्टिक्स करते हैं यहां अपने भक्तों की खुराक के लिए और गोदी मीडिया की खुराक के लिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारे डिप्लोमेटिक डिजास्टर का ये अंतिम पड़ाव होगा। अंतिम पड़ाव क्यों कह रहा हूं, अगर ऑप्टिक्स कनाडा में करते हैं तो कनाडा में भारत विरोधी माहौल पॉलिटिकल भी बना है, और जिस तरीके से कनाडा ने खालिस्तान समर्थकों को अपने यहाँ जगह दी है, उनके वैचारिक रूप से भी जगह दी है, राजनैतिक रूप से भी जगह दी है, सामाजिक रूप से भी जगह दी है, आर्थिक रूप से भी जगह दी है, हर तरह से दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वहां पर ये ऑप्टिक्स क्रिएट करने की कोशिश हुई और फिर उस पर रिएक्शन हुआ, तो आप G7 के एक देश के भीतर कहीं फजीहत वाली वो स्थिति तो नहीं पैदा कर दोगे। ये सवाल है, इस सवाल से आप दूर नहीं भाग सकते हैं कि मोदी जी के नाम। दरअसल भारत की ताकत 143 करोड़ आबादी है, मोदी ताकत नहीं है, भारत की आबादी ताकत है, जो अभी कार्नी वाले बयान पे डिस्क्राइब किया हेमंत जी ने। तो कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं पैदा हो सकती है। उसके लिए मैं एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूं, दैनिक भास्कर की खबर दिखाता हूं। तो दैनिक भास्कर की खबर लाइए स्क्रीन पर, लाइए। खालिस्तानी आतंकी पन्नू बोला कनाडा में पीएम मोदी को घेरेंगे, निज्जर की हत्या पर जवाब मांगेंगे। कार्नी ने भेजा है G7 समिट का न्योता। नीचे ये कनाडियन प्रेस का वो है, एक उसका हिस्सा है।
Carney defends inviting Modi to G7 as probe of Nijjal's killing continues. मतलब वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप, कनाडा की पॉलिटिकल लीडरशिप, ये चाहे वो पन्नू हो या इस धारा के जो खालिस्तानी भारत विरोधी धारा के लोग हैं, इनको पूरा स्पेस दे रहा है वहां। और उनका ये स्पेस सिर्फ पॉलिटिकल उसमें नहीं है, वो सड़क पर भी उनके लिए स्पेस है। वो सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं भारत के खिलाफ और करते हैं। कहीं वहां पर मोदी का ऑप्टिक्स भारत के जो, फिर मैंने वही कि फॉरेन पॉलिसी पर अंतिम फाइनल डिजास्टर तो नहीं हो जाएगा अगर ऐसा करने की कोशिश की मीडिया ने या मोदी ने। आशीष जी देखिए, पन्नू जैसे जो लोग हैं अलगाववादी तत्व वहां पर बहुत लंबे समय से सक्रिय हैं और उनकी लगातार ये मंशा रहती है कि खालिस्तान के नाम पर, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसकी कोई कहानी नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, उसके बावजूद भी एक खास तरीके का माहौल क्रिएट करके तमाम लोग इस नाम पे वहां शरण लेते हैं, दुनिया भर के धंधे करते हैं, नार्को टेरर करते हैं, दुनिया भर की नॉनसेंस है। लेकिन ठीक है, एक स्टेज के कारण, ये तमाम परिस्थितियों के कारण कनाडा ने एक दौर में उनको संरक्षण भी दिया खालिस्तानी। आज भी तमाम खालिस्तानी वहां पर इस तरह के सीन्स क्रिएट करते हैं और ये भी मानिएगा कि ये कोई ना कोई नॉनसेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे मोदी जी के टाइम में। उसको भारत का मीडिया तो कभी नहीं दिखाएगा, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के अंदर तो वो सारी चीज जाएगी। अब अगर इंटरनेशनल मीडिया के अंदर जाएगी, इसमें कई गंभीर सवाल आशीष भाई और है। क्या मोदी जी ने वहां जाने से पहले, ये जब कल बातचीत हुई कॉर्नी के साथ, तो क्या उन्होंने इनको कहा कि इस सब को रोकिए, आप इसको रोकेंगे तो मैं आऊंगा? कंडीशनल भी हो सकता है ना, कि नॉनसेंस भी होनी चाहिए, कोई सीन क्रिएट नहीं होना चाहिए। भाई ट्रंप के बारे में मानारे लग सकते हैं क्या? ट्रंप जा रहे हो, जो शी जिनपिंग के लग सकते हैं या किसी भी हेड ऑफ स्टेट के लग सकते हैं नारे, तो यहाँ क्यों लगेंगे? लेकिन वो लगाएंगे पक्का, देख लीजिएगा। और कल जब प्रधानमंत्री, जब कार्नी ने मोदी जी से बात की, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैंने भेजी भी वीडियो आपको, उसमें उन्होंने, उनसे एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा लगातार खालिस्तान के बारे में, और वो जो पन्नू की हत्या हुई थी, तमाम चीजें। तो जर्नलिस्ट की तो जैसे आदत है, वो तो एक प्रॉब्लम सवाल पूछते ही, लेकिन हर बार कॉर्नी ने केवल इतना ही कहा कि मेरी जगह कोई भी प्रधानमंत्री होता तो मैं यही कहता कि निजर मामला जांच के अधीन है, न्यायालय में अधीन है, इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो वो एक मैच्योरिटी की बात है जो ट्रूडो, रूल ऑफ, वो लगातार कहते थे। ट्रूडो उतने मैच्योर नहीं थे, इसलिए उनकी विदाई हुई है समय। तो बेसिकली जो कार्नी है वो एक अर्थशास्त्री भी है, समझदार भी है, सारी बात है। लेकिन आशीष भाई इसमें कुछ और पहलू है इस पूरे मामले के, अगर आप कहें तो 2 मिनट जरा उसका। बिल्कुल बेसिकली पहली बात तो एक तो ग्रेप वाइन लगातार ये है जो एमईए के सर्कल्स में और बाहर में भी और इंटरनेशनल भी, कि ये जो निमंत्रण जो आया है, इसको लेने के लिए काफी बड़े पैमाने पर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हुए। ये वैसे ही नहीं आया, इसके लिए एफर्ट्स हुए हैं, क्योंकि जो फेस लॉस हुआ था उसको कहीं ना कहीं रिगेन करना है। और उसमें और दूसरी जो सबसे बड़ी चिंता, जैसे मैंने कहा कि ट्रंप से पंगा है और बहुत सोच के जाना है। वहां पर अगर कोई भी हल्की सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, क्योंकि सारे का सारा राष्ट्रवाद और सारी चीजें वहां वो हो जाए, फुस हो जाएंगे अगर ट्रंप ने जो मैंने कहा बोल दिया कि मैंने तो सीज फायर कराया और ट्रेड वार के नाम पे कराया या ट्रेड के नाम पे कराया, वो दिक्कत हो जाएगी। और उसमें अगर मोदी जी ने जवाब नहीं दिया फिर तो बिल्कुल ही काम खराब ही है। फिर तो उसके बाद तो आपके पास डैमेज ऐसी हो जाएगी कि वो कंट्रोल नहीं होगा। तीसरी समस्या है कि इतनी देर से निमंत्रण क्यों मिला? बाकी ने, ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि इतनी देर से क्यों मिला, सिक्योरिटी रीजन हो सकती है। और एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जिस सवाल को अपन रह गए थे, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आशीष भाई आपने भी बहुत सारी चीजें देखी, मैंने बहुत ज्यादा बाहर जाके कवर भी की, तमाम चीजें इवेंट्स की कवर की। जब दो नेता आपस में हाथ मिलाते हैं ना, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बहुत हाथ मिलाने का अंदाजा, हाथ कैसे मिलाया, किस तरीके से, हाथ के ऊपर हाथ रखा है नहीं, कंधे पे हाथ रखा कि नहीं, गले मिले कि नहीं मिले। वो मोदी जी की तो आजकल सारी जो डिप्लोमेसी वो गले मिलने वाली थी, लेकिन 12-13 को गले मिलना नहीं हो पाया। 12-13 फरवरी को ओवल ऑफिस में नहीं हुआ गला मिलना, आपको ध्यान होगा। तो उसका भी एक तरीके से प्रोपेगेंडा किया गया। वर्ल्ड लीडर्स का, जो G7 के लीडर्स है, उसका मोदी जी के प्रति क्या रुख है, ये स्टेज पे दिख जाएगा आपको कि कहीं कोल्ड शोल्डर तो नहीं कर दिया। दूसरा, ट्रंप के शब्दों के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट होगा उस पर करना कि वो कहीं उस तरह की बात ना बोल दे। और जो मैंने कहा कि इवेंट बाजी से पार पाएंगे या नहीं पाएंगे, वो एक तीसरा सवाल है। और इस दौरे की सफलता या विफलता सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये होगा कि मोदी जी वहां गए, साइडलाइंस पे किन किन नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, और पाकिस्तान को आइसोलेट करने के मसले पर क्या वो बात करते हैं या नहीं करते।
पाकिस्तान के जो आतंकी एंटीसीडेंट्स है, आतंकी नर्सरी, आतंक का जो भंडार हुआ है, क्या उसको लेकर के वो बात को उसी मजबूती से उठाएंगे जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह उठाया करते? तब मोदी जी क्या कहते हैं कि भारत पर हमला होता है आतंकियों का और ये अमेरिका भागते हैं। तो चलो वो तो अमेरिका ही भागते थे, आप तो 33 देशों में भागे हुए थे, आप नहीं भेजे सरकारी टूर पर। तो जब मोदी जी विपक्ष में होते हैं तब अलग भाषा होती है, अब प्रधानमंत्री हैं तो एकदम अलग भाषा है। ट्रंप का जवाब नहीं दे पाते, शी जिनपिंग का जवाब नहीं दे पाते, उनका नाम नहीं ले पाते। 10 तारीख को पहली बार ट्रंप ने ट्वीट किया था, क्रेडिट लिया था सीज फायर। आज की 7 तारीख है, 27 दिन में मोदी के मुंह से ट्रंप का नाम सुना बता दीजिए। अगर उन्होंने अपने मुंह से उन्होंने उस बात का कहा कि नहीं हमने नहीं किया, ट्रंप के कहने से नहीं किया, बाकी लोग कह रहे हैं, भगत कह रहे हैं, स्मिता प्रकाश जैसे तमाम लोग कह रहे हैं, और जो उनका प्रोपेगेंडा मशीन कह रही है, कांग्रेस को घेर रहे हैं, जवाब जिसको देना है उसको छोड़ करके सारे काम कर रहे हैं। तो केवल और केवल इस पूरे मसले में आशीष जी जो ये यात्रा है, प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं हैं कि वो अपने मिशन में सफल होकर लौटे, और इस बार ये आग्रह भी कि वो इवेंट बाजी छोड़ करके मोदी मोदी छोड़ करके, क्योंकि अगर आपने वहां मोदी मोदी कराया तो काउंटर भी उतना ही जबरदस्त होगा। वो खालिस्तानी खाली नहीं बैठे हुए, वो भी वहां के लूज कैनन से, बहुत बिगड़ैल जिसको कहते हैं ना, उस तरह का मामला है वहां पर। तो माहौल खराब करने की बजाय डिप्लोमेसी इज ए सीरियस बिजनेस, एज आई ऑलवेज से। जो आप जिस मिशन के लिए जा रहे हैं कि साइडलाइंस के ऊपर पाकिस्तान को एक्सपोज करें, आइसोलेट करने का एफर्ट करें, डोजियर ने सबको बताएं कि ये इनकी हरकतें हैं और आप इनको साइडलाइन कीजिए। अगर मोदी जी ये नहीं कर पाते हैं तो G7 में जाना केवल एक ऑर्नामेंटल प्रेजेंस होगी, और जो पिछले 11 साल से ऑप्टिक बेस्ड और थिएट्रिक बेस्ड जो फॉरेन पॉलिसी रही है उसका खामियाजा भारत आज भुगत रहा है। और अगर इस बार भी अगर ठीक से जवाब नहीं करके आए, सबसे लॉबिंग ठीक से नहीं की, तो फिर ये विदेश दौरों का कोई मतलब नहीं रहेगा। सुमित्रा प्रकाश जी ने कितनी आसानी से कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो विदेश जाने का कोई मतलब नहीं है। तो अब वो जवाब देंगे क्या मोदी जी जाएंगे नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? उन्होंने मोदी जी को नहीं बताया। तो ये कुतर्क जो है ना, इन कुतर्कों पे बचेंगे। फॉरेन पॉलिसी इन तर्कों कुतर्कों में नहीं चलती। हाँ, लेकिन फॉरेन पॉलिसी एक गंभीर विषय भी है। ये मोदी जी को अब उनका 12वां साल शुरू हो गया, ये जरूर समझना चाहिए कि अब इस मामले की जो सीरियसनेस है उस पर आए, और अपनी व्यक्तिगत फोटो एल्बम, ये वीडियो एल्बम ये बनानी छोड़ करके थोड़ा बहुत देश का भी सोच ले। देश बहुत बेचैनी से पूरे इंटरनेशनल हालात को देख रहा है, और होना था पाकिस्तान को आइसोलेट और भारत आइसोलेट हो गया। भारत इस बात को अभी तक पचा नहीं पा रहा है, जो वेल रिजन आदमी है। बाकी भक्तों का क्या है, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। देखिए, सीरियस होने की उम्मीद करना तो बेमानी है। जो आदमी नॉन सीरियसनेस की वजह से ही प्रधानमंत्री बना है, जो आदमी इवेंट और ऑप्टिक्स की वजह से ही प्रधानमंत्री बना है, वो अब क्यों सीरियस होगा, क्यों अपनी ताकत को छोड़ेगा? दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात है जो कहा हेमंत जी ने कि आप बात कर रहे थे, इनविटेशन था तो आप अपनी कंडीशंस भी रख सकते थे। जिस आदमी ने सीज फायर के लिए कंडीशंस नहीं रखी और रखी तो आज तक नहीं बताई, वो वहां जाने के लिए, जहां जाने के लिए आतुर था आदमी, पहले से चूड़ीदार पजामा और कुर्ता पहन के बैठा था, वहां कंडीशन कैसे पूछ लेगा भैया? तो इनसे, मोदी जी से सब उम्मीद करना छोड़िए। रही बात ये स्मिता प्रकाश और ये, इनको तो इसलिए हमने बताया कि ये भक्तों को इसलिए पसीने छूट रहे हैं कि कहीं मुंह पे ट्रंप बेइज्जत न कर दे, इसलिए छूट रहे हैं। ये पहले बचाव के लिए इनको लग रहा था कि इनविटेशन नहीं आएगा, इसलिए बचाव में लगे थे। देखिए, ये एकदम यकीन था, इनको यकीन था कि इनविटेशन नहीं आने वाला है, और उन सबको यकीन होने का मतलब कि साउथ ब्लॉक में यकीन था कि इनविटेशन नहीं आए। इसीलिए ये, क्योंकि उन्हीं के इशारे पर ये नैरेटिव बनाया जा रहा था कि नहीं यार, G7 कोई नहीं, उसको कौन जा रहा है वहां पे, बुलावा आएगा अभी तो मोदी जी नहीं जाएंगे, मोदी जी कोई मन ही नहीं होता इन सब में जाने का वाहियात जगहों पर, ये बताया जा रहा है। ये सब के सब पेड जो है ना, पैसे पे, इनको सुबह शाम तक एक एक मूवमेंट का होंठ चलाने का पैसा मिलता है, सरकारी पैसों पर ये मौज मार रहे हैं। तो इनको न देश से मतलब है, न देश की फॉरेन पॉलिसी से मतलब है, न उस पॉलिसी में जो डिजास्टर पर डिजास्टर मोदी जी ला रहे हैं, न उससे कोई मतलब है। इन्हें कोई मतलब नहीं, इन्हें तो थूक लगाओ नोट गिरो, वो जो आ रहा है सरकार से उसी से मतलब है। तो ये इनकी इनकी बात गंभीरता से फॉरेन पॉलिसी के मसले पे नहीं लेने वाली है। G7 के बारे में जो कह रही है उनसे कोई मतलब नहीं है, आप भूल जाइए G7 के बारे में स्मिता प्रकाश के ज्ञान। G7 ये मानिए कि दुनिया की टोटल जीडीपी का 39% हिस्सा उसी का है,
उसकी इकोनॉमिक पावर को समझिए, वो है। अब उस इकोनॉमिक पावर के बीच मोदी जी जाकर के अपनी कैसी प्रेजेंस मोदी जी की होती है, हमारे लिए यही महत्वपूर्ण है, बाकी और सब कुछ कूड़ा है। इजाजत दीजिए हमें, फिर हम आएंगे। आज मैं कंट्रोल रूम से भी कह दूं, थोड़ा ऑडियो पर ध्यान दीजिएगा, हेमंत भाई का ऑडियो थोड़ा दुरुस्त करिएगा, क्योंकि आज हेमंत जी भी बाहर है, तो थोड़ा उनका ऑडियो उतना शायद क्लियर नहीं है। दर्शकों से भी इसके लिए क्षमा, क्योंकि कई बार होता है हम लोग किसी न किसी विशेष वजह से बाहर होना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो अगर थोड़ा उनको उनकी ऑडियो आप तक ऑडिबल कम होगी तो आज के लिए क्षमा उसके लिए। न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए, कल फिर हम आएंगे हेमंत जी के साथ, हॉट टॉपिक विद हेमंत। नमस्कार।